सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल यूसी ऑफिशियल स्टोरीज को और 2K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाइए और अगर स्टोरी पसंद रही है तो प्लीज सपोर्ट करिए। 66 क्रूएल टंच सच अ रियल मॉन्स्टर। उद्धरण चिन्ह। अमायरा आलिया को देख रही थी, जो काफी अच्छा ड्रामा कर रही थी। आलिया मिस्टर रायचंद को देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। उसने अपने आंसू साफ किए और अपना सर झुकाते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्कोप बड़े पापा, मैं जानती हूँ आप अमायरा से बहुत प्यार करते हैं, पर अगर आप उसे सजा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी वह मेरी बहन है, मैं उसे माफ कर दूंगी। विश जी आगे आते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्कोप तुम ये क्या बोल रही हो? आलिया इसने इतना कुछ कर दिया और तुम इसे माफ करने के बारे में बात कर रही हो? मेरी बच्ची मुझे पता है तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर इसने फ्यूचर में भी ऐसा कुछ किया तो। आलिया दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्कोप मॉम, प्लीज अब आप बस करिए। अमायरा को सही और गलत में फर्क नहीं पता, उसे बस जीतना था, इसलिए उसका दिमाग में जो आया उसने वह कर दिया। क्या पता किसी ने उसे भड़काया हो, पर वह जरूर फ्यूचर में ऐसा नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता इसे किसी सजा की जरूरत है, और अगर इसने जो किया वह खबर बाहर आ गई तो बहुत बदनामी होगी। अमायरा आगे चलकर कंपनी को संभालने वाली है, अगर उसके नाम पर दाग लग गया तो सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। आलिया के शब्द सुनने में तो ऐसे लग रहे थे जैसे उसे अमायरा की फिक्र हो, लेकिन उसके पीछे का मतलब बहुत बुरा था, जिसे अमायरा बहुत अच्छे से समझ रही थी, मगर उसके होठों पर अभी भी एक मुस्कुराहट थी। मिस्टर रायचंद आलिया की बात सुनकर अमायरा को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में हल्का गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने अमायरा को घूरते हुए कहा, अंडरस्कोप अमायरा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी और इसी वक्त अपनी बहन से माफी मांगो, क्योंकि तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। मिस्टर रायचंद के शब्द अमायरा के दिल को चुभ रहे थे। अमायरा के दिल पर उनके शब्द गहरा घाव कर रहे थे, मगर उसके होठों पर अभी भी जो मुस्कुराहट थी वह गई नहीं। उसने अपने हाथ बांधते हुए मिस्टर रायचंद की आंखों में देखकर पूछा, अंडरस्कोप डैडी, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी असली बेटी हूँ? मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। उसके अजीब से सवाल को सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तो मिस्टर रायचंद उसे घूरते हुए बोले, अंडरस्कोप ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स तुम मेरी बेटी हो। अमायरा आगे बोली, अंडरस्कोप अगर ऐसा है तो आप मुझसे ज्यादा इन पर क्यों भरोसा है? आपने इनकी बातों को सुनकर डायरेक्ट मुझ पर इल्जाम लगा दिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांगू। पर क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने ये सब किया या नहीं? काफी अजीब बात है ना डैडी? ये सब कहते वक्त अमायरा को ही पता था कि उसे कितना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसके डैडी को उससे ज्यादा किसी और पर भरोसा है, मगर अमायरा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और उनसे नजर फेर ली। पता नहीं क्यों पर मिस्टर रायचंद को बहुत बुरा लगा। उन्हें काफी गिल्टी फील हो रहा था, पर जब उन्हें याद आया कि आलिया के साथ किया हुआ, तो फिर से वो गुस्सा से अमायरा को देखने लगते हैं। अमायरा ने अपनी मुट्ठी का कस ली थी। वो गहरी सांस लेकर मिसेज रायचंद से सवाल करती है, अंडरस्कोप मॉम आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? मिसेज रायचंद अमायरा के हाथ को पकड़ लेती है। उन्होंने गुस्से से मिस्टर रायचंद को देखते हुए कहा, अंडरस्कोप कोई तुम पर भरोसा करे चाहे ना करे, मुझे तुम पर भरोसा है। भले ही मैंने मेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, लेकिन मुझे पता है तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। अमायरा जो अभी तक हट थी वह मिसेज रायचंद की बात सुनकर हल्का मुस्कुराने लगी। विश जी ने जब देखा कि मिसेज रायचंद अमायरा पर भरोसा कर रही है, तो वह गुस्से में दांत पीस लेती है। वो मिस्टर रायचंद से बोली, अंडरस्कोप भाई साहब आपको अभी और इसी वक्त मेरी बेटी के साथ इंसाफ करना होगा। अमायरा ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मैं उसे अपने हाथों से 50 चाबुक मारना चाहती हूँ। यही नहीं, अमायरा के नाम आप जो प्रॉपर्टी करने वाले थे, अब आपको वह आलिया के नाम करना होगा, क्योंकि वह उसके लायक नहीं। इसके साथ ही अमायरा को 1 महीने तक यही रहना होगा, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में, एक सर्वेंट की तरह, ताकि वह अपने पनिशमेंट से कुछ सीख सके। अमायरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, अंडरस्कोप और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा है, आप खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझती हैं। आंटी, मैं अमायरा रायचंद हूँ, मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। और क्या आप ये रोज रोज ड्रामा करके थक नहीं जाती? आप कितना लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हैं। मिस्टर रायचंद उसे चुप कराते हुए बोले, अंडरस्कोप अमायरा वह तुमसे बड़ी है। तुम किस तरीके से बात कर रही हो? विश ने सही कहा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जब से तुम वापस आई हो
तब से मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया है। अमायरा अपने हाथ बांध लेती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आए थे, मगर वो उन्हें छिपाते हुए ताली बजाकर बोली, अंडरस्को वाओ डैडी। जब इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा तब तो अपने इन पर गुस्सा नहीं किया। मैंने जरा सा बोल क्या दिया, आप इतना ज्यादा गुस्से में आ गए। और बताइए मुझे, अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो क्या सजा होगी मेरी? क्या मुझे 50 चाबुक मारे जाएंगे? मुझे सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी आलिया को देना होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बिना सबूत के आप कैसे इन पर भरोसा कर सकते हैं। इन्होंने बस कहा उनके पास सबूत है, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं। लेकिन मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। जो किया आलिया दीदी ने किया, और यही है जिन्होंने डांस कंपटीशन में मेरे कपड़ों के साथ छेड़खानी की, ताकि डांस करते हुए मेरे कपड़े फट जाए और लोगों के सामने मुझे एम्ब्रेस होना पड़े। उनकी इस हरकत के कारण मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, पर वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पर मुझे सब पता चल गया। आलिया और विश जी का शरीर डर से कांप गया। वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं। आलिया गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये तुम क्या बोल रही हो? झूठ क्यों कह रही हो? उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से डर रही हो। अमायरा अपने फोन को दिखाती है और थोड़ा डोमिनेटिंग वॉइस में बोली, अंडरस्को, मेरी बातों को तुम गलत साबित कर सकती हो, मगर इस वीडियो को कैसे गलत साबित करोगी? इतना कहते ही अमायरा अपने फोन में एक वीडियो चला देती है, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि आलिया कैसे अमायरा की ड्रेस के साथ छेड़खानी कर रही थी और उसके ड्रेस को ब्लेड से काट रही थी। आलिया तो यह वीडियो देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। उसके पैर कांप रहे थे। उसने डरते हुए मन में कहा, अंडरस्को, यह नहीं हो सकता। अब कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। पता नहीं बड़े पापा अब क्या करेंगे। लेकिन वहां पर तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, तो अमायरा के पास यह वीडियो कहां से आई? वह काफी ज्यादा डर गई थी। उसने चीखते हुए कहा, अंडरस्को, ये झूठ है, ये तुमने बनवाया है, यह मेरे खिलाफ साजिश है। अमायरा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? वह पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी। उसने मिस्टर रायचंद के हाथ को पकड़ा और रोते हुए बोली, अंडरस्को, बड़े पापा, मेरा विश्वास करिए, यह अमायरा की साजिश है। मिस्टर रायचंद गुस्से में उसके हाथ को झटक देते हैं। उन्होंने आलिया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ उससे भी कहीं ज्यादा तेज था जो विश जी ने अमायरा को मारा था। आलिया अविश्वास से मिस्टर रायचंद को देखती हैं, तो मिस्टर रायचंद गुस्से में बोले, अंडरस्को, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी आलिया। आलिया जमीन पर मुंह के बल गिर गई थी। इस थप्पड़ से उसे चक्कर भी आने लगा था। उसके होठों से खून बहने लगा। वह अभी भी रोते हुए बोल रही थी, अंडरस्को, नहीं, यह वीडियो सच नहीं है। उसे जमीन पर पड़ा देख विश जी जल्दी से उसे उठाती है। वो कुछ कहने वाली थी कि मिस्टर रायचंद उन्हें हाथ दिखाकर कोल्ड वॉइस में बोले, अंडरस्को, बस बहुत हुआ। और क्या तुम्हें भी पता है कि आलिया ने अमायरा की ड्रेस के साथ छेड़खानी की थी? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है इतना सब कुछ करके अमायरा पर इल्जाम लगाओ? आलिया को लगा अब मिस्टर रायचंद उस पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वह अपना दूसरा खेल खेलते हुए हाथ जोड़ लेती है और कहती है, अंडरस्को, बड़े पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में ये सब हो गया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर रायचंद अमायरा को देखते हुए अपनी नजर झुका लेते हैं। वो उससे नजरें नहीं मिल पा रहे थे। ये देखकर अमायरा अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और एक टेक मिस्टर रायचंद को देखने लगती है। तो मिस्टर रायचंद उसे नजर फेरते हुए बोले, अंडरस्को, तुम्हें जो सजा देनी है तुम दे सकती हो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अमायरा डोंट मारते हुए बोली, अंडरस्को, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी विश आंटी मुझे सजा देने वाली थी और आप बीच में नहीं बोले थे। मिस्टर रायचंद को बहुत बुरा लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर वह अमायरा से नजरें ना मिल पाने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मगर अमायरा उन्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करती। उसने अपने हाथ बांधते हुए बहुत ही शक्ति से कहा, अंडरस्को, जैसे विश आंटी अभी मुझे 50 चाबुक मारने वाली थी, वैसे ही आलिया को भी 50 चाबुक पड़ेंगे। उसे भी 1 महीने तक सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। और उसके और कहने का अंदाज थोड़ा अलग था कि सब उसे देखने लगे। अमायरा बड़ी ही चालाकी से आगे बोली, अंडरस्को, और रायचंद परिवार के प्रॉपर्टी में आलिया की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। यही नहीं, रायचंद कंपनी में वह काम नहीं कर सकती और ना ही कोई पोस्ट हासिल कर सकती है। अगर उसे कॉलेज के बाद काम करना है, वह दूसरी कंपनी में अपनी मेहनत से जॉब पर लगेगी, लेकिन वह अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इतना कहते ही उसने मिस्टर रायचंद को घूरा और उन्हें थोड़ा और गिल्टी फील कराते हुए बोली, अंडरस्को, डैडी, आपको पता है मैं जिन लोगों के साथ बचपन में थी, उन्हें भी मुझ पर बहुत गुस्सा आता था।
पर कभी किसी ने मुझ पर यूं इस तरह हाथ नहीं उठाया। और अगर गलती से कोई बाहर वाला मुझ पर उठाता था ना, तो मेरे अडॉप्टेड फादर कभी चुप भी नहीं रहते थे, आपकी तरह। इतना कहते ही वह मुड़ी और बिना कुछ बोले जाने लगी। मिस्टर रायचंद को गिल्टी फील हो रहा था। उन्होंने अमायरा को रोकने की कोशिश की, पर समझ नहीं आया कि किस मुंह से उसे रोके। मिसेज रायचंद उन्हें गुस्से में देखते हुए अमायरा को रोकने के लिए बाहर चली गई। आलिया भागने ही वाली थी, मगर मिस्टर रायचंद ने एक नौकर को घूर कर देखा, तो वह नौकर एक नुकीली चाबुक लेकर आया और पूरे 50 चाबुक आलिया को मारने लगा। आलिया बस रोती रही, विश जी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मिस्टर रायचंद ने दोनों को साफ समझा दिया था कि अब रायचंद कंपनी में उनकी कोई जगह नहीं, और न ही आलिया को कोई हिस्सा मिलेगा। विश्व जी और आलिया के मन में अमायरा के खिलाफ और नफरत बढ़ गई, पर अभी दोनों कुछ नहीं कर सकती थी। अल्पविराम डॉट। अमायरा तेजी से विला से निकल चुकी थी। वह काफी दूर आ चुकी थी। उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि मिस्टर रायचंद ने उस पर भरोसा नहीं किया। वह अपना सर झुका कर चल रही थी, आंसू के कारण उसकी आंखें चमक रही थी। वह सामने पड़ा एक पत्थर देखती है, तो उसे ठीक करके जैसे ही सामने देखती है, उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उसके सामने मिलिट्री यूनिफॉर्म में हर्ष खड़ा था। हर्ष को देखते ही अमायरा की आईब्रो ऊपर हो गई। अमायरा पहले कंफ्यूज थी, फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हर्ष से सवाल किया, बिग ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह भी अपनी रात को। हर्ष एक्सप्रेशलेस भाव से उसे देख रहा था। उसने अमायरा के आंसू देख लिए थे, जो कि अमायरा छुपा चुकी थी। फिर उसने अपनी नजरें फेरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल, जिसे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है। यू आर अंडर अरेस्टेड। अमायरा हैरान थी। जब वह शिप पर थी उस वक्त केवल ने उसे सब कुछ बताने के लिए फोन किया था, पर उसका फोन तंश ने रिसीव किया था, इसलिए अमायरा को नहीं पता था कि मिस्टर मल्होत्रा ने हर्ष को उसके बारे में काफी कुछ बताया है। यही नहीं, हर्ष ने भी सब कुछ पता लगा लिया था। अमायरा कंफ्यूज होकर पूछती है, और आप मुझे क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप इतनी रात को यह मुझसे मजाक करने आए हैं? वह नाराजगी से हर्ष को देखती हैं, तो हर्ष अपनी मुट्ठी कसते हुए कठोर आवाज में बोला, सही कहा, मैं एक माफिया को ही लेने आया हूँ। माफिया शब्द सुनते ही अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन में कहा, बिग ब्रदर को कैसे पता कि मैं कौन हूँ? ये बात सिर्फ मेरे तंश और केवल के बीच थी। उसे कुछ सोचता हुआ देख हर्षवर्धन अपनी मुट्ठी और कस देता है। उसके हाथों की नसें दिखने लगी थी। उसने अपना दिल पर पत्थर रखा और अपनी आंखें बंद करके एकदम से कहा, मुझे तंश ने सब बता दिया है कि तुम कौन हो। उसने ही सीनियर से कहकर जल्द से जल्द तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। अमायरा हर्ष की बातों पर हंसने लगी। वह मुंह बनाते हुए बोली, बिग ब्रदर, आप क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप क्या इतनी रात को यहाँ मुझसे मजाक करने आए हैं? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर पीछे खड़े कई सारे आर्मी ऑफिसर पर पड़ी। एक आर्मी ऑफिसर हथकड़ी लाकर हर्ष के हाथ में देता है। अब जाकर अमायरा सीरियस हुई। अब उसे मामला थोड़ा सीरियस लग रहा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशलेस हो गया। वह हर्ष को नजर उठाकर देखती हैं, तो हर्ष हथकड़ी को कस के पकड़ लेता है। अमायरा एकदम से बोली, नहीं, कभी नहीं, तंश ऐसा नहीं करेगा। आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हर्ष उसे बिना देखे ही तंज कसते हुए बोला, तुम्हारा भरोसा ही तो उसे जितना था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम ही सोचो। कहा है तंज, वो यहाँ कहीं नहीं है, और ना तुम्हें बचाने आने वाला है। तुम चाहो तो उसे कॉल करके देख लो, उसका कॉल नहीं लगेगा। अमायरा कॉन्फिडेंट थी कि तंज उसे कभी धोखा नहीं देगा। उसने जल्दी से तंज को कॉल लगा दिया, पर पहली बार में तंज ने कॉल नहीं उठाया, तो अमायरा ने दोबारा कॉल किया। धीरे धीरे उसने पूरे 25 से भी ज्यादा बार तंज को कॉल किया, पर तंज ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब अमायरा का दिल कहीं ना कहीं बेचैन होने लगा था, और दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे तंज पर पूरा यकीन था, मगर तंज का कॉल ना उठाना और हर्ष की बातें उसे बेचैन कर रही थी। हर्ष धीरे धीरे अमायरा के हाथ को पकड़ने ही वाला था कि अचानक कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है और अमायरा के सामने आ जाता है। हर्ष अपनी कठोर नजर को उठाकर देखता है, तो उसकी आईब्रो पर हो गई। केवल अमायरा की ढाल बनते हुए हर्ष से बोला, तुम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि माफिया मैं हूँ, यह नहीं। हर्ष गुस्से में बोला, मेरे सामने से हट जाओ। पर केवल उसकी आंखों में आंखें डाल एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना माफिया मैं हूँ, अमायरा नहीं। अमायरा जैसी बेवकूफ लड़की कभी माफिया हो भी नहीं सकती।
जिसे सिर्फ पैसों का लालच हो और हैंडसम लड़के पसंद हो। अमायरा सिर्फ तंज के बारे में सोच रही थी, मगर अचानक केवल की बात सुनकर वह उसे देखने लगी। अमायरा गुस्से में कुछ कहती कि केवल उसे अपनी डेंजरस नजरों से देखता है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। तो अमायरा चुप हो गई। कुछ देर बाद उन दोनों को मिलिट्री बेस की बजाय मिस्टर जिंदल के एक फार्म हाउस पर ले जाया गया। पर किसी ने अमायरा के एलर्जी के कारण उसे छुआ नहीं था। अमायरा एक रूम में थी और उसकी गुस्से भरी आवाज भी सुनाई दे रही थी। अंडरस्को, मैंने कहा ना, मैं आप सबकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। आप सब साफ तौर पर मुझे तंज के खिलाफ भड़का रहे हैं। मिस्टर जिंदल हंसते हुए बोले, अंडरस्को, हम तुम्हें भड़का नहीं रहे हैं। हम आर्मी ऑफिसर है, और भूलो मत तंज भी पास्ट में आर्मी ऑफिसर था। माफिया को पकड़ने का काम उसे दिया गया था। अमायरा उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, अंडरस्को, जो करना है कर लीजिए। मैं ना तो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगी और ना ही आपकी बातों में आने वाली हूँ, जब तक कि खुद तंज सामने से आकर यह सब ना कहे, क्योंकि उसका मेरे लिए पागलपन देखा है मैंने, वो धोखा नहीं देगा मुझे। ये सुनकर मिस्टर जिंदल के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ठंड हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक डर नजर आने लगा, पर फिर वह खुद को सीरियस करके बोले, अंडरस्को, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तंज को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने अमायरा के सामने एक लिफाफा कर दिया और साथ में एक पेन ड्राइव भी। अमायरा ने उसे लिफाफा को जैसे ही खोला, उसके होश उड़ गए। उसके हाथ से वो फोटोज जमीन पर गिर गए। फिर मिस्टर जिंदल उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर चला देते हैं। जैसे जैसे अमायरा उस वीडियो को देख रही थी, उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी। उसका दिल भारी हो रहा था। वह तंज पर भरोसा कर रही थी, पर यह वीडियो उसका भरोसा तोड़ रही थी। कंटिन्यू। क्या अमायरा का विश्वास डगमगा जाएगा? कहा है तंज, अमायरा और केवल के साथ क्या होगा? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। LL https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip 1 hsq 761 uc3e2f। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करें, मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। एक आग है तो दूसरा लेजी। वैसे ही ये कहानी है MK और माही की। मक जो 22 साल का एलिजिबल बैचलर हैंडसम बॉय है, उससे हर कोई डरता है, पर MK के दिल तक पहुंचने वाली केवल एक लेजी गर्ल थी, जो शादी के मंडप पर उसे छोड़कर भाग गई। मक जो खुराना खानदान का अगला हेड था, जिसके नाम और एटीट्यूड और गुस्से से ही सब डरते थे, एक दिन अचानक ही उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि उसने 4 दीवारों में खुद को कैद कर दिया। वही दूसरी तरफ है माही, जो क्यूट होने के साथ साथ लेजी है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा कि किसी के गुस्से को बर्दाश्त न करे, पर लोगों के सामने इसे इनोसेंट इमेज रखना बहुत पसंद है। इस इनोसेंट फेस के चलते आज तक उसने बहुत से खतरनाक काम किए हैं। तो कैसे होगी इनकी प्रेम कहानी? कौन है लेजी गर्ल जो मक के दिल पर राज करती? क्यों मक ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया? क्या है माही का सच? क्या माही मक को सही कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए यू आर माई लेजी डार्लिंग, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। 67 तंज की शादी। अमायरा मिस्टर जिंदल को घूर रही थी। उसके बाद उसने उन फोटोज को देखा। धीरे धीरे उसकी पकड़ उन फोटोज पर कसती जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और ना ही उस वीडियो पर विश्वास हो रहा था। उसने लैपटॉप को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, आप मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी ससुर, तंज कभी ऐसा नहीं करेगा। मिस्टर जिंदल अपनी कड़क आवाज में बोले, अंडरस्को, तुम्हारे विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होता। तंज दूसरी शादी कर रहा है। बेहतर होगा तुम डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। अमायरा बेहद गुस्से में थी। इस वक्त उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने लगी। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि तंज ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पिछले जन्म का एक्सपीरियंस भी अमायरा को यही बता रहा था कि तंज ऐसा नहीं करेगा। अमायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने जो कुछ भी वीडियो में देखा था, उसे अपने दिमाग से निकालते हुए मन में ही बोली, अंडरस्को, पिछले जन्म में तंज ने मेरे लिए अपनी जान दी थी। मेरे कारण उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, पर इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उस पर भरोसा करना होगा। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। अमायरा जब अपनी आंखें खोलती है, तो इस बार रूम में हर्ष भी खड़ा था। फिर उसकी नजर दोबारा उन फोटोज पर गई, जिसमें तंज नजर आ रहा था और उसकी हल्दी हो रही थी। वहां पर मिसेज जिंदल भी मौजूद थी। बाकी तस्वीर में दूसरी लड़की थी, उसकी भी हल्दी हो रही थी। हर्ष उन तस्वीर को देखते हुए अमायरा से बोला, अंडरस्को, अमायरा, ये सच है। तंज दूसरी शादी कर रहा है। बेहतर होगा तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो।
अब यह मत कहना कि तंज तुम्हारे सामने आकर तुमसे बोले कि डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करो। वो नहीं आ सकता, क्योंकि वह अपनी शादी में बिजी है और बहुत खुश है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम ये भी देख सकती हो। इतना कहकर वह एक और तस्वीर और वीडियो दिखाता है। इस बार अमायरा का विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि फोटो झूठी हो सकती था, पर यह वीडियो नहीं। इसमें साफ दिखाया जा रहा था कि तंज किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट कर रहा था। वो लड़की सिर्फ तंज को ही देख रही थी, और तंज सामने की तरफ। वहां पर जिंदल खानदान का हर एक सदस्य मौजूद था। अमायरा का दिल अब पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए, पर किसी तरह उसने खुद को मजबूत किया हुआ था। अमायरा दर्द के साथ बोली, अंडस्को, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर जिंदल उसे इतना टूटा हुआ देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं। फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर बोले, अंडस्को, वह सब सिर्फ एक नाटक था। तंज तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहता था। उसने तुम्हारे साथ यह सब सिर्फ मेरे कहने पर किया। मेरे कहने पर वह तुम्हारे इतने करीब आया, जिसे तुम प्यार समझ बैठी। अमायरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह खड़ी थी। उसे तंज का करीब आना, उसकी केयर करना, वो हर कुछ याद आ रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सब झूठ था। ऊपर से तंज का मिस्टीरियस बिहेवियर। अमायरा हमेशा से सोचती थी कि आखिर तंज ने उससे शादी क्यों की, पर आज शायद उसे जवाब मिल चुका था। वहीं नीचे कुछ लोग केवल को लेकर आते हैं। लिविंग एरिया में केवल घुटनों के बल बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया था, जिस कारण उसके शरीर से खून ही खून निकल रहा था। उसे बस थोड़ा थोड़ा ही होश था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई, जहां से अमायरा, मिस्टर जिंदल और हर्ष नीचे आ रहे थे। अमायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी आंखों में बहुत सारा दर्द था, गुस्सा था और नफरत थी। अमायरा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, पर जब उसकी नजर केवल पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर केवल की तरफ जाने लगी। तभी वह सभी आर्मी ऑफिसर केवल के ऊपर गन तान देते हैं। तो अमायरा अपनी जगह पर रुककर गुस्से में बोली, अंडस्को, यह क्या हरकत है? और तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई केवल की यह हालत करने की? मिस्टर जिंदल पीछे से आते हुए बोले, अंडस्को, उसने खुद कबूला है कि वो माफिया है। उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए, पर तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, अभी हमने उसे आर्मी के हवाले नहीं किया। मिस्टर जिंदल के ये शब्द अमायरा के दिल में एक खंजर की तरह चुभा। केवल की हालत देखकर उसे अपने बचपन की कुछ यादें नजर आने लगी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, हल्का अंधेरा था, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र 7 साल होगी, एक लगभग 13 से 14 साल का बच्चा उसे अस्पताल लाते हुए परेशान होकर डॉक्टर से बोला, अंडस्को, डॉक्टर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, इसे बहुत चोट लगी है। डॉक्टर उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं, जो खून से लथपथ थी। डॉक्टर ने तुरंत उसे एडमिट कर लिया। फिर उसे लड़के से बोले, अंडस्को, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर बहुत सारे पैसे लगेंगे, वरना इस लड़की को मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर वह लड़का गिड़गिड़ाते हुए बोला, अंडस्को, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कहीं से पैसे लाऊंगा, बस आप उसे बचा लीजिए। फिर वह सीन एकदम से बदल जाता है, जहां वह छोटी सी बच्ची और वह लड़का खुश होकर एक जगह पर बैठे थे। तभी कुछ लोग आकर उस लड़के को बेरहमी से मारने लगते हैं, ये कहकर कि उसने पैसे चुराए हैं मंदिर से। वो उस लड़के को बहुत मारते हैं। ये देखकर वह बच्ची अपने भाई को बचाने लगती है, बट उसे भी बहुत चोट आ जाती है। सब लोग मिलकर बेरहमी से उन्हें मारते हैं। उन सबको उन दोनों बच्चों पर भी रहम नहीं आई, पर वह लड़का सिर्फ उस बच्ची को बचा रहा था, और सारी मार खुद खा रहा था। अचानक अमायरा की आंखें खुल गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वह अपने हाथों की 2 उंगलियों को अपने गर्दन पर फिराती है, और गर्दन को हल्का सा टेढ़ी करके उन आर्मी ऑफिसर्स को देखकर डेविल स्माइल करके बोली, अंडस्को, अब तो अगर भगवान भी धरती पर आ जाए तो भी मैं कभी डाइवोर्स पेपर पर साइन तो नहीं करूंगी। ये सुनकर मिस्टर जिंदल और हर्ष के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं एक आइलैंड पर एक बड़ा सा पैलेस बना हुआ था। उस पैलेस के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस था। हॉल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, जिसके अंदर से बहुत ही डरावना ऑरा निकल रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि तंज था। तंज गुस्से में अपने सामने खड़े गार्ड्स को घूरते हुए बोला, अंडस्को, और मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्या तुम लोगों में हिम्मत है मुझे रोकने की? वह गार्ड्स डरकर अपना सर झुका लेते हैं। एक गार्ड ने डरते हुए कहा, अंडस्को, सर, बड़े सर का ऑर्डर है कि हम आपको कहीं भी न जाने दे।
ये सुनकर तंश वही रखे फ्लावर वास को उठाकर जोर से उस गार्ड के सिर पर मार देता है और दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है मिस्टर जिंदल को अपने गार्ड्स की चिंता नहीं है। इतना कहकर वह अपनी आस्तीन को चढ़ा लेता है। वह जैसे ही एक गार्ड की गन को छीनकर गोली चलाने वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अंडरस्को, तंश। तंश एकदम से रुक गया। उसने पलट कर देखा तो पीछे मिसेज जिंदल खड़ी थी और उनके साथ स्माइली भी थी। उन दोनों को यहाँ पर देखकर तंश की आईब्रो ऊपर हो गई। तंश अपनी गन को नीचे करके मिसेज जिंदल को देखकर पूछता है, अंडरस्को, मॉम, आप यहाँ पर कैसे? मिसेज जिंदल बहुत खुश लग रही थी। वो आगे आते हुए खुश होकर बोली, अंडरस्को, क्यों? क्या तुम अमायरा से अकेले अकेले ही शादी कर लेना चाहते हो और मुझे बुलाओगे भी नहीं? तंश को कुछ समझ नहीं आया। वो कंफ्यूजन भरी नजरों से मिसेज जिंदल को देखने लगा तो स्माइली अपने सिर पर मारते हुए बोली, अंडरस्को, दादी, लगता है डैडी नंबर फॉल हम में 6 किसी को नहीं बुलाना चाहते थे अपनी शादी में। पल इचमेली तो कूल मम्मा 6 मिलने आई है। इचमेली कूल मम्मा जैसी ड्रेस पहनेगी, कहकर वह खुश होने लगी। मिसेज जिंदल ने देखा तंश अभी भी कंफ्यूज था तो वह मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, हमें हर्ष ने सब बता दिया है कि तुम्हारे डैडी अमायरा और तुम्हारी शादी दोबारा धूमधाम से करना चाहते हैं और शादी आज ही है। अंडरस्को। तंश मिसेज जिंदल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में सवाल करता है, अंडरस्को, मेरी शादी है और मुझे कुछ नहीं पता। अगर ऐसा है तो वाइफी कहाँ है? मिसेज जिंदल मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, कभी तो मेरी बहू को अकेला छोड़ दिया करो। उसकी भी कोई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, थोड़ा तो स्पेस चाहिए और शादी से पहले कोई किसी से नहीं मिल सकता। शादी के मंडप पर ही तुम लोग मिल सकते हो, बस जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तब तक अमायरा भी आ जाएगी। इतना कहकर मिसेज जिंदल और स्माइली खुशी खुशी वहां से चली गई। तंश को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह आसपास गार्ड्स को देखता है जो कुछ ज्यादा ही डर रहे थे। फिर वह अपने रूम में चला गया। तंश खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट की कश ले रहा था और बाहर के नजारे को देख रहा था। यह आइलैंड जिंदल खानदान का ही था, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। सिगरेट की कश लेकर तंश कुछ सोचने लगा, तभी उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। तंश अपनी नजर उठाकर उसे इंसान को देखता है और दोबारा बाहर देखने लगा तो जय उसके कंधे पर हाथ रख देता है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को, तंश, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जिंदल इतने अच्छे हैं कि वो एक ही दिन में तुम्हारी शादी की तैयारी कर डालें, और वह भी यहाँ आइलैंड पर। यही नहीं, हम सबको धोखे से यहाँ बुलाया गया है। झूठ बोलकर बुलाया गया कि उन्हें कुछ हो गया है, लेकिन वह तो यहाँ है ही नहीं। तंश सिगरेट की लंबी कश खींचते हुए बोला, अंडरस्को, यू आर राइट ब्रदर। तंश के चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि वह क्या सोच रहा है। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। अब पैलेस के हॉल में एक बड़ा सा मंडप लग चुका था जहां पर पंडित जी भी थे। सभी लोग तैयार होकर खड़े थे। वहां पर किया जी, मिसेज जिंदल, यश, तनिष्क और हर्ष मौजूद थे। किया जी के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वह मन में बोली, अंडरस्को, अब होगा वही जो मैं चाहती हूँ। इन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं यहाँ पर क्या धमाका होने वाला है। वह जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनी ने अपनी पैकिंग कर ली थी। वह अपनी पैकिंग करके बैग को बेड के नीचे रख देती है। फिर बेड पर बैठते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को, अब मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। कैसे भी करके मैं इस शहर से निकल जाऊं, फिर शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाए। इतना कहते हुए मिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर गहरी सांस लेकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अब तक रात हो चुकी थी। वह उस चमकते हुए चांद को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को, ये शहर मेरे लिए बहुत खास है। बहुत सी यादें हैं मेरी इस शहर से, पर किसी के कारण मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पर मुझे पता है मैं चाहे जहाँ जाऊं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है ना। तुम किसी को मेरे लिए क्यों नहीं भेजते जो हमेशा मुझे समझे, मेरे पास रहे और मुझे प्रोटेक्ट करें। अगर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में घर वालों को पता चला तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपना सिर खिड़की से टिककर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर खुद में बड़बड़ाए, अंडरस्को, बस आज की रात और कल होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत दूर। मिनी की मुस्कुराहट नकली थी, उसके पीछे बहुत दर्द छुपा था। वही उस आइलैंड पर अचानक 2 हेलीकॉप्टर उस आइलैंड पर घूमने लगे। अंधेरे में वह ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से कई सारे लोग नीचे उतरे। उन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे।
पर वो सब वर्ल्ड ट्रेड नजर आ रहे थे। वो सभी उस आइलैंड पर इधर उधर छुप जाते हैं और कुछ उस पैलेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ किसी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। लेकिन वह सब काले कपड़े पहने आदमी भी कुछ कम नहीं थे। उनमें से कुछ उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं। पैलेस के अंदर मंडप सजा था। उस मंडप पर तंश शेरवानी में एक्सप्रेशन लेस भाव से बैठा था। वो उस सफेद कलर की शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अंडस्को मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाया तनोहरि। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मिसेज जिंदल से कहा, अंडस्को दुल्हन को बुलाए। मिसेज जिंदल वहां से जाने लगी। तभी उन्होंने देखा का किया जी दुल्हन को लेकर आ रही है। उसके बगल में स्माइली भी थी। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था, पर उसने बेबी पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ था। स्माइली ने भी से बेबी पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ था। वह बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल छोटी दुल्हन की तरह। स्माइली दुल्हन को देखती हैं, फिर जल्दी से भागते हुए हर्ष के पास आकर गोल गोल घूमकर बोली, अंडस्को गंदे डैडी, देखिए इच्छमैली कितनी ज्यादा प्लिती प्लिती लग रही है। हर्ष जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। उसने उसे डांटते हुए कहा, अंडस्को शैतानी मत करो, चुपचाप मेरी गोद में रहना। स्माइली का मुंह बन गया। वही किया जी दुल्हन को मंडप पर बैठा देती है और खुश होकर देखने लगती हैं। फिर उन्होंने मिस्टर जिंदल की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तनिष्क और जय एक तरफ खड़े थे। तनिष्क अपनी आईब्रो ऊपर करता है तो जय अपनी पलकें झपका देता है। यश भी कोने में खड़े होकर शादी को देख रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंडस्को मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाया तनोहरि। तंश केवल अग्निकुंड को देख रहा था। कंटिन्यू। किसके साथ हो रही शादी? क्या अमायरा रोकेगी शादी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। LLL https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vatip1 hsq761 uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL थैंक यू। 68 शादी संपन्न हुई। तंश मंडप पर बैठा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अंडस्को मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। किया जी जब दुल्हन को तंश के बगल में बैठा देती है, तंश एक नजर अपनी गर्दन घुमाकर उस दुल्हन को देखता है। उसकी गहरी नजरें दुल्हन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। ये देखकर किया जी हल्का मुस्कुराई। फिर तंश को देखते हुए बोली, अंडस्को तंश ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी ही बीवी है, शादी के बाद देखते रहना, पर कम से कम अभी तो ऐसी हरकत मत करो। उन्होंने जैसा ही यह कहा, तंश, जय और तनिष्क तीनों उन्हें घूरने लगे। जय तनिष्क के कान में बोला, अंडस्को ये शैतान की बोली इतनी मीठी कब से हो गई? इनका बस चले तो ये तंश को जिंदा भी ना रहने दे। और अभी उसके साथ मजाक कर रही हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तनिष्क भी अपनी सीरियस आवाज में बोला, अंडस्को तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना किया आंटी किसी की जहरीली नागिन से कम नहीं है, जिनके अंदर बहुत जहर फैला है। जहर के बजाय आज उनके मुंह से अमृत निकल रहे हैं, जो खतरे की बात है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ सोचने लगते हैं। तंश दुल्हन से अपनी नजरें हटा लेता है। धीरे धीरे पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। अंडस्को मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। वही स्माइली मुंह बनाते हुए हर्ष के गोद में थी। वो जिद करते हुए बोली, अंडस्को डैडी इचमेली को नीचे उतरना है और कूल मम्मा के पास जाना है। हर्ष उसे घूरते हुए बोला, अंडस्को बिल्कुल नहीं, चुपचाप मेरी गोद में रहो जब तक शादी नहीं हो जाती। स्माइली गुस्सा हो जाती है। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है, तो वह अपना पेट पकड़कर रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडस्को बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है, डैडी नंबर 1 वॉशरूम दाना है। हर्ष उसे घूर कर देखता है तो स्माइली के चेहरे पर इतना दर्द देखकर वह उसे नीचे उतार देता है। वही स्माइली भागते हुए दुल्हन के पास बैठ गई। ये देखकर हर्ष गुस्से से उसे घूरने लगा, तो स्माइली उसे अपनी जीभ दिखाते हुए बोली, अंडस्को उल्लू बनाया बला मजा आया। डैडी आप इचमेली के झूठ में फंस गए तो बैड बॉयज को कैसे पकड़ेंगे? स्माइली हर्ष का मजाक उड़ा रही थी। वही हर्ष गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर मिसेज जिंदल उसे रोकते हुए बोली, अंडस्को तुम इतनी खुशी के अवसर पर क्यों बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो? अब वह शैतानी नहीं करेगी तो क्या तुम शैतानी करोगे? हर्ष उनकी डांट को सुनकर रुक जाता है।
फिर मन में बोला, अंडरस्को तुम्हें तो मैं घर चलकर बताऊंगा। पंडित जी गठबंधन के बाद तंश को फेरे के लिए खड़े होने को कहते हैं। तंश एक्सप्रेशन लेस भाव से खड़ा हो गया, पर दुल्हन अभी भी बैठी थी। ये देखकर तंश अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर देता है। तो मिस्टर जिंदल किया जी को कुछ इशारा करते हैं, तो किया की दुल्हन को उठाकर खड़ी कर देती है। फिर धीरे से कान में बोली, अंडरस्को तुम तो बहुत खुश होगी। आज तुम्हारी शादी तंश से जो होने वाली है, अब तुम जिंदल खानदान पर राज करोगी। इतना कहते ही वह मुस्कुराकर दुल्हन को देखती हैं, पर दुल्हन कोई रिएक्ट नहीं करती। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, अंडरस्को पहले वर 4 फेरों में आगे रहेगा, फिर वधू 3 फेरों में आगे रहेगी। पंडित जी मंडप से थोड़ा दूर खड़े हो गए। सभी के हाथ में फूल था। तंश और वह दुल्हन फेरे ले रहे थे। सभी उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। स्माइली ने फूल की प्लेट अपने पास रखी थी और मुट्ठी भर भर कर फूल बरसा रही थी। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन मिस्टर जिंदल और हर्ष का चेहरा अभी भी कठोर था। मिस्टर जिंदल तंश का चेहरा देखते ही अपनी नजरें फेर लेते हैं। उनके दिल में इस वक्त दर्द उठ रहा था। उनकी आंखों में फरेब साफ नजर आ रहा था, जैसे वह कुछ गलत कर रहे हो। मिस्टर जिंदल की मुट्ठी कश्ती जा रही थी। अब वो मंडप की तरफ नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही 7 फेरे पूरे हो जाते हैं। पंडित जी वापस अपनी जगह पर बैठ गए। तंश और दुल्हन भी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। पंडित जी मंगलसूत्र की थाल तंश की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अंडरस्को वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। तंश उस मंगलसूत्र को देखता है। यह मंगलसूत्र जिंदल खानदान का पुश्तैनी मंगलसूत्र था। यह मंगलसूत्र थोड़ा यूनिक डिजाइन में था, पर थोड़ा बड़ा था। तंश मंगलसूत्र को उठाकर दुल्हन के गले में डाल देता है। किया जी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तभी पंडित जी सिंदूर की डिब्बी तंश की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अंडरस्को वधू के मांग में सिंदूर भर दे। तंश उस सिंदूर की डिब्बी को देखता है, उसके बाद दुल्हन को। मिसेज जिंदल दुल्हन के बगल में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने हल्का सा घूंघट उठा दिया था। तो तंश सिक्के पर सिंदूर को भरकर दुल्हन की मांग में सिंदूर भर देता है। पर अभी भी दुल्हन का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। तंश ने जैसे ही दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर सिक्के को वापस सिंदूरदानी में रखा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अंडरस्को शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, किया जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं मिस्टर जिंदल अपनी पीठ तंश की तरफ करके खड़े थे। तंश और वह दुल्हन मंडप से नीचे उतर कर आते हैं। किया जी खुश होकर बोली, अंडरस्को मैं आज बहुत खुश हूँ। आओ मेरे पैर छुओ। तंश उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है, पर किया जी डेविल स्माइल करके दुल्हन को देखती हैं। वह दुल्हन धीरे धीरे चलते हुए किया जी के सामने आकर खड़ी हो गई। तो किया जी एकदम से उसे गले लगाकर बोली, अंडरस्को मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम इस घर की सबसे छोटी बहू बनो। आखिरकार छोटी बहू का ओहदा सबसे बड़ा होता है और सबसे खास होता है। किया जी के मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें किसी को हजम नहीं हो रही थी। दुल्हन धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगती है। ऐसा लग रहा था वह पैर छू रही हो। किया जी तो बहुत खुश थी। वह दुल्हन अपने हाथ को किया जी के पैर के बजाय अपने पैर की तरफ लेकर जाती है। ये देखकर किया जी की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। उन्होंने परेशान होकर पूछा, अंडरस्को यह क्या कर रही हो तुम? मगर दुल्हन अपने पैर के पास अपने हाथ को ले जाती है और अपने पैर पर बंधा हुआ एक खंजर निकालकर एकदम से किया जी के गर्दन पर देती है। हर कोई शौक था। किया जी हैरान थी। उनके चेहरे का रंग एकदम से उड़ चुका था। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, अंडरस्को यह क्या कर रही हो तुम पिया? मिस्टर जिंदल, हर्ष, जय, तनिष्क और मिसेज जिंदल भी हैरान थे। यश एकदम से बोला, अंडरस्को मॉम। मिस्टर जिंदल अपनी आंखें छोटी करके गुस्से में बोले, अंडरस्को ये तुम क्या कर रही हो पिया? खंजर को नीचे रखो। क्या तुम पागल हो गई हो? वही तनिष्क, तंश और जय के साथ साथ मिसेज जिंदल, स्माइली भी मिस्टर जिंदल को देखने लगे। स्माइली कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को दादू ये तो मेरी कूल मम्मा है ना, आप इन्हें पिया आंटी क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर जिंदल की बोलती एकदम से बंद हो जाती है। उनके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा हुआ था। तंश उन्हें शक भरी नजरों से घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, अंडरस्को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मिस्टर जिंदल? अभी अभी आपने वाइफी को पिया क्यों कहा? मिस्टर जिंदल अपनी मुट्ठी कसते हुए बहुत ही हिम्मत करके बोले, अंडरस्को क्योंकि तुम्हारी शादी अभी अभी जिससे हुई है वो हमारा नहीं बल्कि पिया है। और बेहतर होगा तुम इस शादी को एक्सेप्ट करो और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो।
मिस्टर जिंदल ने जैसे ही यह कहा, मिसेज जिंदल अपना होश खो बैठी थी। वो गुस्से में बोली, अंडरस्को, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? यह मेरा बेटा है, कोई रोबोट नहीं, जिसकी जिंदगी के फैसले आप खुद ले रहे हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं पिया को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी, चाहे जो हो जाए। किया जी बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, अंडरस्को, चाहे जो हो जाए, अब पिया इस घर की बहू बन चुकी है और वही तंश की पत्नी रहेगी। रही बात उस लड़की अमायरा की, तो पता नहीं वह इस वक्त कहाँ होगी। किया जी हंसने लगती है। फिर उन्होंने सीरियस होकर अपने सामने खड़ी दुल्हन से कहा, अंडरस्को, पिया, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, या फिर ये तुम्हारा कोई मजाक है? चलो इस खंजर को नीचे रखो। मगर पिया ने खंजर को नीचे नहीं रखा। तंश चुपचाप खड़ा था। उसकी गहरी, कठोर और गुस्से भरी नजरें कभी किया जी, कभी हर्ष, कभी मिस्टर जिंदल पर, तो कभी उस दुल्हन पर जिसे किया जी पिया कह रही थी। वो दुल्हन खंजर को किया जी के गर्दन पर चुभा देती है तो हल्का सा खून निकल आता है। अब किया जी को घबराहट हो रही थी। वो घबराहट और गुस्से में बोली, अंडरस्को, क्या तुम पागल हो चुकी हो पिया? तभी सभी के कानों में एक लड़की के गुस्से भरी आवाज पड़ी, अंडरस्को, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती। रोको इस शादी को, मंडप पर मैं नहीं हूँ। यह आवाज सुनते ही सभी हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर पिया खड़ी थी। पिया ने इस वक्त जीन्स टॉप पहना हुआ था। उसके हाथों पर और गालों पर कुछ निशान बने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी था। पिया जल्दी से भागते हुए आती है और पागलों की तरह उस दुल्हन के सामने खड़ती है। 74 टंशस पेनफुल फीलिंग्स वाइफी, आई वाज स्कैर्ड। अमायरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तंश उसका हाथ नहीं छोड़ता। तंश ने अमायरा के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, मगर उसकी आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अमायरा का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तंश का दिल घबराहट से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था उसके खून ने उल्टी दिशा में बहना शुरू कर दिया हो। वह अमायरा को अपनी तरफ खींचते हुए ठंडे स्वर में पूछता है, अंडरस्को, कहाँ जा रही हो तुम? अमायरा मुंह बनाकर जवाब देती है, अंडरस्को, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। अब मेरा हाथ छोड़ो। पर तंश उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। उसने अमायरा को कस के पकड़ते हुए जवाब दिया, अंडरस्को, जब तक मैं हर चीज क्लियर नहीं कर देता तब तक कोई यहाँ से नहीं जा सकता। तुम भी नहीं। अमायरा उसकी पकड़ से आजाद होते हुए छटपटाकर बोली, अंडरस्को, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों को सुनने में। तुम्हें जो भी क्लियर करना है अपनी फैमिली से क्लियर करो, पर मुझे छोड़ो। अमायरा की आवाज में इस बार गुस्सा था। पिया जो जमीन पर पड़ी हुई थी, वह अब उठ चुकी थी। वह तंश के दूसरे हाथ को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, तंश, तंश, छोड़ दो उस लड़की को, जाने दो उसे, वह हमारे बीच आ रही है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। उसे जाने दो, फिर हम शादी कर लेंगे। मुझे पता है तुम भी मन ही मन मुझे बहुत पसंद करते हो, बस ये बात तुम बोल नहीं पा रहे हो। तंश गुस्से से उसके हाथ को झटक देता है। उसके बाद वह अंदर आ रहे गार्ड्स को घूर के देखता है, तो वह सभी जाकर पिया को कस के पकड़ लेते हैं। पिया चीखती है, चिल्लाती है, मगर गार्ड्स उसे नहीं छोड़ते। तंश अमायरा की हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए गुस्से में मिस्टर जिंदल से पूछता है, अंडरस्को, मिस्टर जिंदल, क्या आप मुझे सच बता रहे हैं या नहीं? सोच लीजिए, अगर मैंने अपने तरीके से कुछ भी पता किया तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और ना ही किसी और के लिए। लास्ट वाली लाइन कहते वक्त वह कियाजी को देख रहा था, जो डर के मारे खड़ी थी, क्योंकि अमायरा ने उन्हें खंजर दिखाकर जो डराया था। मिस्टर जिंदल अपनी कठोर आवाज में बोले, अंडरस्को, मैं तुम्हारा पिता हूँ तंश। मुझे पता है तुम्हारा अच्छा बुरा क्या है। मैंने जो भी कुछ किया था सोच समझकर किया था। और वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही तंश हंसने लगा। उसकी हंसी नॉर्मल हंसी नहीं थी, बल्कि बहुत डरावनी थी। तंश ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए सभी को थोड़ा डर लग रहा था। तंश ताली बजाते हुए हंसकर मिस्टर जिंदल से बोला, अंडरस्को, वाओ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मिस्टर जिंदल, आपको तो बेस्ट फादर का अवार्ड मिलना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी सोचा है उसके लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। कोई कसर नहीं छोड़ी आपने मुझे एक रोबोट बनाने में। आपको बस लगता है कि आप ऑर्डर देते जाए और मैं वही सब करता जाऊं। आपने मेरे बारे में जितना अच्छा सोचा है ना, मैं वह कभी नहीं भूलूंगा। पर अब बस करिए आपकी अच्छाई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपकी इस अच्छाई के बदले में कुछ ऐसा कर बैठूं जो आप बर्दाश्त ना कर पाए। उसने बहुत ही गुस्से में ये सब कहा था, इतने गुस्से में कि उसके माथे के नशे भी दिख रही थी।
मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, अंडरस्को, मुझसे बदतमीजी करना बंद करो तंश, वरना तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिल सकती है। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम अपने पिता से बात कर रहे हो और तुम मेरे ही सामने मुझे मिस्टर जिंदल कहकर पुकार रहे हो। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? सिर्फ इस बात का, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे जिंदल लगता है। अगर मैं ये जिंदल शब्द छीन लूं, तो दुनिया वालों के सामने तुम्हारी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। अब सभी लोग हैरान हो गए थे। अमायरा जो यहाँ से जाने की जिद कर रही थी, वह भी हैरानी से मिस्टर जिंदल को देखने लगती है। उसने मन में कहा, अंडरस्को, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डैडी ससुर यह सब बोल सकते हैं, वह भी अपने खुद के बेटे से। मिसेज जिंदल जो बेहोश होने की कगार पर थी, वह जय के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए अपने आंसू पोंछकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, यह आप क्या कर रहे हैं? वह आपका छोटा बेटा है। क्या आप उसे इस तरह से धमकी देंगे? और आप कैसे उसकी शादी इस घटिया पिया से कर सकते हैं? भूल गए इसने कैसे तंश का फायदा उठाने की कोशिश की थी? क्यों आप मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले रहते हैं? सालों पहले भी इसी तरह अपने ऑर्डर की घंटी उसके गले में टांग कर जबरदस्ती उसकी एंगेजमेंट उस लड़की से कर दी, जो मेरे तंश से बड़ी थी। अरे बड़ी नहीं, बहुत बड़ी थी। वह तो अच्छा हुआ उस वक्त तंश के पैर में चोट लग गई और उस लड़की को लगा कि मेरा तंश अपाहिज हो जाएगा, इसलिए उसने खुद उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। वरना तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसकी जिंदगी बर्बाद करने में। मिस्टर जिंदल की बोलती बंद हो गई, लेकिन किया जी जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह भड़कते हुए बोली, अंडरस्को, ये तो होना ही था, क्योंकि जी आपके तंश के कारण मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बेटे की एंगेजमेंट होने वाली थी। मेरे बेटे ने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अपने सीने पर गोली खाई थी, इसलिए तंश को उसकी मंगेतर से एंगेजमेंट करनी पड़ी थी। अमायरा जैसे जैसे सभी की बातों को सुन रही थी, उसे धीरे धीरे चीजें समझ आ रही थी, मगर वह शौक भी हो रही थी, क्योंकि उसे इन चीजों के बारे में पिछले जन्म में कुछ भी नहीं पता था। शायद उसने कभी तंश पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। अचानक ही अमायरा के दिमाग में कुछ आया, तो उसने मन में कहा, अंडरस्को, क्या ऐसा हो सकता है कि हर्ष ब्रदर ने मुझे जो एंगेजमेंट का वीडियो दिखाया था, वह पुरानी हो, और तब की हो जब तंश की एंगेजमेंट जबरदस्ती उस लड़की से कराई गई हो। लेकिन डैडी ससुर एक ऐसी लड़की से तंश की एंगेजमेंट कैसे करा सकते हैं जो उससे बड़ी हो? ये तो बिल्कुल हिटलर टाइप के है। और तंश ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझे कितना अपने पीछे भगाया था, जब से पता चला था मैं माफिया हूँ। अब बारी मेरी है, कहकर वह गुस्से से तंश को घूरती है, जो उसे ही देख रहा था। फिर अमायरा मुंह फेर लेती है। तंश अब किसी की भी बकवास सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वह ठीक से अमायरा को पकड़ते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, क्या तुम एक जगह पर ठीक से खड़े नहीं हो सकती? अगर फिर से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमायरा को डांटने के बाद वो मिस्टर जिंदल को देखकर अपने डोमिनेटिंग आवाज में बोला, अंडरस्को, मिस्टर जिंदल, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि वह इंसान इस वक्त कहाँ है जिसके कारण आपने मुझे उस लड़की के साथ एंगेजमेंट करने पर मजबूर किया था। यकीन मानिए एक बार वह मेरे हाथ लग जाए, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। दुनिया वालों की नजरों में तो वह ऑलरेडी मर चुका है। मिस्टर जिंदल तो हैरान हो गए, तो तंश डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, हैरान मत होइए, मुझे पहले से ही सब पता है। अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, शांत रहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। ये सच है, इस बार बात मेरी बीवी पर आई है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने उसे न सिर्फ मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, बल्कि डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कराने की कोशिश की। और आपको क्या लगा था, ऐसे ही मुझे मंडप पर बैठा कर किसी को भी मेरी दुल्हन बना देंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मिस्टर जिंदल, आप भूल रहे हैं मैं कौन हूँ। सालों पहले मैंने सिर्फ जिंदल हाउस छोड़ा था, आज मैं खुद आप सबको छोड़ता हूँ। मेरा आज से आज सबसे कोई रिश्ता नहीं होगा। इतना कहते ही वह अपनी पगड़ी को उतारकर जमीन पर फेंक देता है। तनिष्क और जय एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अमायरा ताश को देखते हुए पूछती है, अंडरस्को, ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तंश उसको कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी शेरवानी के 2 बटन खोलते हुए लंबी लंबी सांस लेता है, जैसे उसे घुटन हो रही हो। फिर वह अमायरा के साथ वहां से जाने लगा। मिसेज जिंदल अब तक बेहोश हो चुकी थी। तंश की पीठ को देखते हुए मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, अंडरस्को, तंश तुम बेवकूफी कर रहे हो। तंश रुक जाओ, अभी भी समय है। तुम्हें अच्छे से पता है, हम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तुम जिसके लिए ये सब कर रहे हो, वह किस दुनिया से है ये भी तुम जानते हो।
तुम दोनों कभी नहीं मिल सकते, रुक जाओ। लेकिन तंश नहीं रुकता है। वह वहां से जा चुका था। उसने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मिस्टर जिदल गुस्से से वहां रखे फ्लावर वास को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। किया जी शौक थी, लेकिन अब वह बहुत खुश थी। उन्होंने मन में कहा, अंडरस्कोप तंश जा चुका है, इसका मतलब अब इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत ही आसानी से मैं सारी प्रॉपर्टी यश के नाम कर दूंगी। अपनी खुशी में कियाजी भूल चुकी थी कि जिंदल खानदान की 50% प्रॉपर्टी ऑलरेडी अमायरा के नाम है। जय और तनिष्क मिसेज जिंदल को संभालते हैं। जय जल्दी से उन्हें गोद में उठकर ऊपर वाले रूम में लेकर जाता है। स्माइली अमायरा के जाने के बाद रोने लगी थी। जय उसे गोद में उठाता है और गुस्से में हर्ष को देखते हुए बोला, अंडरस्को आप सब ने अच्छा नहीं किया। और मिस्टर जिंदल आपने तंश की जिंदगी पर बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किया जी, यश और बाकी सभी वहां से जा चुके थे। अब केवल हर्ष और मिस्टर जिंदल ही वहां मौजूद थे। अब तक मंडप में रखी अग्निकुंड की आग भी जलकर बुझ चुकी थी। उसमें से केवल धुआं निकल रहा था। पूरा पैलेस सुनसान हो चुका था। अब वहां पर केवल खामोशी ही थी। हर्ष अपनी ठंडी सांस छोड़ते हुए बिना मिस्टर जिंदल को देख बोला, अंडरस्को आपको अंदाजा भी नहीं है आज आपने क्या कर दिया और मेरे हाथों क्या करवा दिया। इतना कहते ही वह गुस्से से मिस्टर जिंदल को देखता है और वहां से चला जाता है। मिस्टर जिंदल खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने सर को मसलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि तंश ऐसे चला जाएगा सब कुछ छोड़कर। वही तंश अमायरा को लेकर जा रहा था। वो दोनों पहले से कुछ दूरी पर आ चुके थे। कुछ देर पहले जो हेलीकॉप्टर आए थे वह अब तक जा चुके थे, लेकिन जो काले कपड़े पहने लोग पैलेस के अंदर गए थे उनमें से कुछ लोग बचे थे। उनमें से कुछ तंश पर हमला करने के लिए आगे आने वाले थे, मगर अमायरा पलटकर उन्हें घूर के देखती है तो वह सब वहीं पर छुप गए। लेकिन अमायरा अभी भी थोड़ी शॉक में थी, क्योंकि जो कुछ भी उसे पता चला था उससे वह हजम नहीं कर पा रही थी। उसने एकदम से तंश के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए पूछा, अंडरस्को तंश तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तंश रुक गया। उसने अमायरा को देखते हुए एक्सप्रेशलेस भाव से कहा, अंडरस्को इन सब का कोई मतलब नहीं है। कहकर वह दोबारा अमायरा के हाथ को पकड़ लेता है, मगर अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को ऐसे कैसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे पता होना चाहिए, और अगर कल को वो वापस आ गई तब तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तंश गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत करता है। गुस्से के कारण उसकी आवाज इस वक्त बहुत भारी थी, पर उसने अमायरा के दोनों गालों को पकड़कर बहुत ही शांत लहजे में समझाया, अंडरस्को ऐसा कभी नहीं होगा। अमायरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, अंडरस्को लेकिन आज जो हुआ उसका क्या तुम्हें पता भी है। तुम्हारी एंगेजमेंट की वीडियो देखकर मुझे कैसा फील हुआ। तुम्हारे डैड ने मेरे भाई को कितना मारा। इस वक्त वह अस्पताल में है और तुम यहाँ पर शादी कर रहे थे, वो भी उस चुड़ैल पिया से। इन सब से मुझे कितना हट हो रहा है। तंश उसे समझाते हुए बोला, अंडरस्को वाइफी मुझे पता था मंडप पर तुम हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और मैं सब सही कर दूंगा। अमायरा की आंखों में हल्के आंसू थे। वो हंसते हुए बोली, अंडरस्को मैं कैसे भरोसा करूं, और वैसे भी तुम तो मुझसे नाराज थे ना, तो बेहतर होगा नाराज रहो और मुझे छूने की कोशिश मत करो। इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगी। और याद रखना तुमने जिंदल खानदान से अपने रिश्ते तोड़े, लेकिन मैं अपने 50% शेयर्स किसी को नहीं दूंगी। कहकर वह अपने पैर पटक के वहां से जाने लगी। तंश उसके गुस्से को समझ रहा था, क्योंकि उसने अपने एंगेजमेंट वाली बात अमायरा छुपाई थी। तंश अपनी फीलिंग जाहिर करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर इस वक्त वह खुद को रोक नहीं पाया। वह जाकर अमायरा को पीछे से गले लगा लेता है और कस के उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कान में दबी हुई आवाज में बोला, अंडरस्को मैं डर गया था तुम मुझे छोड़ दोगी। ये बात तंश ने दिल से कही थी। उसकी आवाज में उसका डर झलक रहा था, जिसे अमायरा महसूस करके रुक गई। उसकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वह तंश को गले लगा ले, मगर कुछ सोचकर उसने खुद को बहुत ही मुश्किल से रोका था। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अंडरस्को तो साबित करो कि फ्यूचर में वह लड़की वापस आई तो तुम उसे हमेशा इग्नोर करोगे, इनफैक्ट उसे अपनी बहन बना लोगे, और अपनी वफादारी भी साबित करो। तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी एंड आई हेट यू। अमायरा अपनी बात पूरी करते ही फिर से जाने लगती है। तंश हल्का सा मुस्कुराया, मगर पैलेस की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में बहुत ही खतरनाक चमक थी। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से से अपने दांत बींच लेता है। कुछ ही देर में विश्वास एक हेलीकॉप्टर से आता है।
तंश जबरदस्ती अमायरा को लेकर चला गया। अमायरा तंश से अब बात नहीं कर रही थी। जैसे तंश उसे पहले इग्नोर कर रहा था, अब अमायरा उसे कर रही थी, क्योंकि अमायरा अभी भी थोड़े सदमे में थी। आधी रात को इस वक्त अमायरा एक बार में बैठी हुई थी। उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था और उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। उसके आसपास कई सारे लोग मौजूद थे जो उसके माफिया वर्ल्ड से भी थे। अमायरा उस शराब की बोतल को हवा में उठाते हुए हंस कर बोली, अंडरस्को, सुनो दुनिया वालों, मेरा पति बेवफा निकला। उसकी ऑलरेडी एक मंगेतर थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? वो उस बोतल को जमीन पर फेंक देती है। तभी उसकी नजर एक वेटर पर पड़ी जो बहुत हैंडसम था। फिर उसकी नजर वहां खड़े कई सारे हैंडसम लड़कों पर पड़ी जो लड़कियों को एंटरटेन कर रहे थे। उन्हें देखते ही अमायरा उनकी तरफ इशारा करके बोली, अंडरस्को, हैंडसम बॉयज, इधर आओ। सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर अमायरा को। अमायरा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वह सभी जाकर उसके सामने खड़े हो गए। अमायरा उन सभी को देखते हुए हंस कर बोली, अंडरस्को, तुम सब बहुत हैंडसम हो। मैं तुम्हें देखकर ही अपना गुस्सा शांत कर लूंगी। वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड? उसके सवाल पर सभी लड़के हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। वही अमायरा के जो दोस्त थे वह अपना सर पीट लेते हैं। एक ने अमायरा को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, पर इतना भी हैंडसम लड़के को मत घूरो कि तुम्हारे हस्बैंड को पता चल जाए और वह सीधा यही आ जाए। अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, उस धोखेबाज के बारे में बात मत करो। अगर मैं शादी के मंडप पर ना बैठी होती तो वह मजे से उस चुड़ैल से शादी कर लेता। उसे क्या लगता है मैं उसे माफ कर दूंगी? कभी नहीं। अगर वो मेरा नौकर बन जाए तब भी नहीं। अमायरा ने पहले ही हल्की हल्की शराब पी ली थी, इसलिए उसे थोड़ा सा नशा था। जय एक मीटिंग के लिए वहां पर आया था। उसने जैसे ही अमायरा को देखा वह हैरान हो गया। उसने जल्दी से किसी को मैसेज किया। वहीं दूसरी तरफ तंश प्राइवेट रूम में बैठा था। वह भी एक मीटिंग के लिए आया था, पर टीजे बनकर उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा वह तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल करके वहां से निकल आया। वह इस वक्त अमायरा से कुछ ही दूरी पर खड़ा था और हाथ बांधे उसे गुस्से में देख रहा था। अमायरा शराब पीते हुए अचानक ही गुस्से से बौखला कर चिल्लाई, अंडरस्को, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसने किसी और से एंगेजमेंट की। आई हेट माई हस्बैंड, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहते हुए वह जैसे ही खड़ी होती है लड़खड़ा कर गिरने लगती है, मगर उसने खुद को संभाल लिया था। फिर वो वही टेबल पर चढ़कर एक्साइटेड होकर बोली, अंडरस्को, चलो डांस करते हैं इन हैंडसम बॉयज के साथ। कहते हुए वो उन सभी लड़कों को एक फ्लाइंग किस देती है। ये देखकर तंश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। कंटिन्यू। क्या तंश अमायरा को मना पाएगा? क्या किया जी चलेंगी कोई चाल? क्या अमायरा तंश और जिंदल खानदान में वापस लाएगी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें LLL https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip1hsq761 uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें LL। थैंक यू 70 वाइफी मैं मर जाऊंगा। अमायरा टेबल पर चढ़ी हुई थी। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी। वह हंसते हुए उन सभी हैंडसम लड़कों में से एक हैंडसम लड़के को अपनी उंगली से पास आने का इशारा करती है। तो वह हैंडसम लड़का जिसका काम यहाँ पर आई खूबसूरत लड़कियों का एंटरटेन करना था, वह अमायरा के एकदम सामने खड़ा हो गया। तो अमायरा उसे नशे में बोली, अंडरस्को, अपने चेहरे को बाय करो। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को, लेकिन मैडम? अमायरा गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली, अंडरस्को, नो क्वेश्चन, तुम हैंडसम लड़कों की प्रॉब्लम ही यही है। भगवान ने थोड़ी हैंडसम शक्ल क्या दे दी, खुद को महान समझने लगते हो, और हम जैसी प्यारी सी लड़कियों को तुम सब मिलकर परेशान करते हो। चलो अपने चेहरे को 2 बार दाएं से बाय करो। अमायरा के फिर गुस्सा करने से वह लड़का उसकी बात मान जाता है। उसने 2 बार अपने चेहरे को दाएं बाय किया। अमायरा बहुत ही गौर से उसे देख रही थी। उस लड़के को कुछ देर घूरने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, तुम तो सिर्फ दूर से ही हैंडसम लग रहे थे। तुम्हारा साइड प्रोफाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे एंटरटेनमेंट के लिए वह हैंडसम लड़का चाहिए जिसका लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे हर प्रोफाइल एकदम परफेक्ट और हैंडसम हो। लाइक उसे देखते ही दिल उछल उछल कर बोले कि आज कुछ शैतानी करते हैं। अमायरा हंसते हुए अब दूसरे लड़के को अपने पास बुलाती है। वह सभी हैंडसम लड़कों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल रही थी, फिर उसे वापस भेज दे रही थी। उसे कोई भी हैंडसम लड़का नहीं मिला। तभी उसे एक लड़की नजर आई जो बहुत खूबसूरत थी। अमायरा उस लड़की को देखकर अपनी पलकें झपकती है।
उस लड़की ने रेड कलर का वन पीस पहना था। अमायरा उसे देखकर सिटी बजाती है। उसके जितने भी माफिया गैंग वाले लोग थे, वह सभी अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं। फिर अपनी एक आंख को खोलकर अमायरा को डरते हुए देखने लगे। उसके सिटी बजाने से रेड ड्रेस वाली लड़की रुक गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तो अमायरा बोतल को अपने पीछे रखकर उस लड़की की तरफ इशारा करके गाना गाती है, अंडरस्को, और लाल ड्रेस वाली लड़की जरा नाम तो बता, और तुम यहाँ की भाई हो, जरा काम तो बता। उसके गाना गाने की टोन थोड़ी फ्लटिंग थी। वो रेड ड्रेस वाली लड़की अमायरा को हैरानी से देखते हुए बोली, अंडरस्को, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? अमायरा थोड़ा शर्माते हुए अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर नशीली आवाज में बोली, अंडरस्को, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वो लड़की अपनी तारीफ सुनकर हल्का सा शर्मा जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की से डेट के लिए पूछ रही थी। उसने शर्माते हुए आसपास देखा। उसके गाल बहुत ही ज्यादा लाल हो चुके थे। ये देखकर अमायरा अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगी। तभी एक लड़का, जो अमायरा से उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था, शायद उसकी उम्र लगभग 19 साल होगी, उसने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को, अमायरा दीदी, बस करिए, आप क्यों भूल जाती है आप एक लड़की है, और एक लड़की दूसरे लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करती है। अमायरा उस लड़के की तरफ देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम मुझे ज्ञान मत दो छोटे बच्चे, चुपचाप अपनी लॉलीपॉप चूसो और स्कूल जाओ। बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाला। बेचारा वह लड़का अपना मुंह बना देता है। तभी उसके बगल में खड़े एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, आयुष क्यों भूल जाते हो, शराब पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके लिए वह होश में हो या नशे में यह मैटर नहीं करता सामने कौन है। अगर उसे फ्लर्ट करना है, तो लड़का हो चाहे लड़की, वह सबके साथ फ्लर्ट करेगी। वह तो अच्छा हुआ उसके सामने पैसे नहीं है, वरना वह बेचारा इंसान लूटा जाता। इतना कहते ही वह लड़का गहरी सांस लेता है। फिर कुछ लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने अमायरा के सिक्योरिटी के लिए कई सारे गार्ड्स आसपास नॉर्मल ड्रेस में छोड़ दिया था। आयुष वहीं पर था। आयुष थोड़ा मासूम और शर्मिला किस्म का इंसान था। उसे बार में सभी लड़कियों को देखकर शर्म आ रही थी। वह सिर्फ अमायरा से नहीं शर्माता था। वह जल्दी से अमायरा के सामने जाता है और शर्माते हुए बोला, अंडरस्को, दीदी चलिए घर चलते हैं। अमायरा आयुष को देखकर दांत दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम सबसे हैंडसम हो, सच्ची में काश मैं तुमसे छोटी होती, फिर मैं तुम्हें कभी भी राखी नहीं बांधती। आयुष तो पहले ही शर्मीला था, पर अब उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो वही टेबल के नीचे घुस गया और अपने चेहरे को छुपा लिया। ये देखकर अमायरा हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, अंडरस्को, शाई बॉय। वही तंश अमायरा के पीछे खड़ा था। वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका दिल जल रहा था, क्योंकि उसकी बीवी उसके ही सामने न सिर्फ हैंडसम लड़कों, बल्कि लड़कियों से भी अफलट कर रही थी। अमायरा ने जवाब देखा कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की चली गई, तो उसका मुंह बन गया। लेकिन वह टेबल से नीचे नहीं उतरी। उसने अपनी नजर को घुमा कर देखा, तो उसकी नजर एक और ब्यूटीफुल लड़की पड़ गई। वो उसे देखकर एक फ्लाइंग किस देती है, तो उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई। वह अपने पार्टनर के पीछे छिप गई, तो उसका पार्टनर अमायरा को घूर के देखने लगा। तो अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, बदसूरत, मैं बदसूरत लोगों को नहीं देखती। फिर वह जोर से चिल्लाई, अंडरस्को, मैनेजर, मैनेजर, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ। मैनेजर जल्दी से भागते हुए आता है। वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसकी नजर जैसा ही तंश पर पड़ी, तो वो और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वह ताश को टीजे के रूप में जानता था। ऊपर से तंश टीजे वाले लुक में ही था। अमायरा ने जब उस मैनेजर को पीछे की तरफ देखते हुए पाया, तो वो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, अंडरस्को, सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं हूँ अमायरा रायचंद। क्या तुम्हारे बार में कोई हैंडसम लड़के नहीं है जो मुझे एंटरटेन कर सके? अगर 2 सेकंड के अंदर यहाँ हैंडसम लड़के नहीं आए, तो मैं तुम्हारा बार को ऐसे चुटकियों में बंद करवा दूंगी। जाओ, मुझे डांस करना है। वह मैनेजर हल्का सा डर रहा था। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर टीजे पर पड़ी, जो उसे कुछ इशारा कर रहा था। उस मैनेजर ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए अमायरा से कहा, अंडरस्को, यस मैडम, हम अभी बुलाते हैं। कुछ ही देर में वह मैनेजर अपने बार के सभी हैंडसम लड़कों को अमायरा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अमायरा के सामने इस वक्त लगभग 10 से भी ज्यादा हैंडसम लड़के खड़े थे। उनमें से कुछ अमायरा को घूर रहे थे और कुछ अपना सर नीचे करके खड़े थे। अमायरा बीच वाले लड़के को घूर कर देखती हैं, फिर उसके थोड़ा करीब झुकते हुए कुछ कहने को हुई।
तभी अचानक ही उसकी नजर सबसे किनारे वाले लड़के पर गई, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह अपने होठों को दबाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। अमायरा की आंखों में चमक के साथ साथ इस वक्त लस्ट नजर आ रही थी। वह जल्दी से एकदम सीधी खड़ी हो गई और बोली, अंडस्को, तुम इधर आओ। वह कोई और नहीं बल्कि तंच था, जो उन हैंडसम लड़कों के बीच में खड़ा था। वह अमायरा को घूरते में अपनी जगह पर ही खड़ा था। ये देखकर अमायरा मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, तुम बिल्कुल मेरे उस ढीठ और छोटे पति की तरह हो जिद्दी हो। ये सुनकर तंच अपनी आंखें छोटी कर लेता है। फिर वह खुद को देखता है। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी और अमायरा उसे छोटा पति कह रही थी। वह बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिला। उसने गुस्से में अपने मुट्ठी बंद करते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। अमायरा टेबल से नीचे कूद गई। वह जल्दी से तंच के हाथ को पकड़कर उस टेबल के पास खड़ा करती है और उस टेबल पर चढ़कर उसके गालों को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, पर मैं तो गूगल पे चलाती ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पे नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे? मैं तुमसे एंगेजमेंट करके अपने हस्बैंड को जलाऊंगी। उसने एंगेजमेंट की और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करूंगी। तंच एक्सप्रेशन लेस भाव से अभी भी अमायरा को देख रहा था। ये देखकर अमायरा चिढ़ते हुए बोली, अंडस्को, अरे तुम उस लस्टी मॉन्स्टर की तरह क्यों हर वक्त मुझे घूरते रहते हो? मुझे गोदी में लो, चलो घर चलते हैं। अमायरा शराब की बोतल को नहीं छोड़ती। वह अपने दोनों हाथ ताशंश के गले में डाल देती है। तंश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने गुस्सा कर दिया तो उसके लिए ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसने अपनी दूसरे हाथ से उसके सैंडल को पकड़ लिया। वहां से जाने से पहले वह मैनेजर को बुरी तरीके से घूरता है। मैनेजर की डर के हालात खराब हो चुकी थी, पर तंश के जाते ही वह एक राहत भरी सांस लेता है। वही तंश अमायरा को कर में बैठाता है। फिर वह जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था, अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि हर्ष था, जो तंश को घर बुलाने पर आया था। हर्ष को देखते ही तंश गुस्से से अपनी पकड़ कार की डोर पर कस देता है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे नजर आ रहे थे। वह हर्ष को इग्नोर करते हुए जैसे ही कार में बैठने वाला था, तभी हर्ष उसे रोकते हुए बोला, अंडस्को, तंश रुको। तंश रुक जाता है और पलटकर हर्ष को देखने लगता है। हर्ष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और तंश से बोला, अंडस्को, तंश, घर छोड़ना बेवकूफी है। मिस्टर जिंदल बस तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि अमायरा माफिया वर्ल्ड से है और तुम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर तुम दोनों साथ रहे तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर यह बात आर्मी में लीक हो गई कि अमायरा एक माफिया है, तो वह लोग अमायरा को नहीं छोड़ेंगे। वह अमायरा का एनकाउंटर करने के ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। तब क्या करोगे तुम? तंश के होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। तंश हर्ष को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर अपने एक हाथ को कार पर रखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? ऐसे ही झूठी चिंता की जरूरत ना तो मुझे थी और ना है। जाकर मिस्टर जिंदल से बोल दो उन्हें जो करना है करें, पर मैं वापस नहीं आने वाला। उन्होंने हमेशा मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नाचने की कोशिश की है। उनके फोर्स करने पर मैंने सालों पहले एंगेजमेंट कर ली, ये पता होने के बावजूद कि वह लड़की मुझसे बहुत बड़ी है। मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ उन्होंने साजिश रची। उन्हें अच्छे से पता था कि किया आंटी का बेटा मरा नहीं, जिंदा है। उसके बावजूद उन्होंने मेरी एंगेजमेंट उसकी मंगेतर से क्यों करवाई? क्यों उन्होंने किया आंटी के बेटे को छुपा के रखा? क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है या मिस्टर जिंदल के पास है? और रही बात मेरी वाइफी की, तो इतना कहकर वो कार के अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है, जहां अमायरा बैठी थी। वह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे में होने के कारण उसे नहीं पता था कि कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत भी पड़ती है। अमायरा को देखने के बाद तंश बहुत ही कॉन्फिडेंस और डेंजरस वॉइस में बोला, अंडस्को, जाकर मिस्टर जिंदल से कहिए, अगर आर्मी वालों को पता चला कि मेरी वाइफ माफिया है, तब भी मैं उसे बचा लूंगा और मुझे उनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके प्रॉपर्टी के बिना भी मैं बहुत कुछ हूँ और यह मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। इतना कहते ही वह हर्ष को देखता है। तंश की आंखों में नफरत दिख रही थी, क्योंकि मिस्टर जिंदल का साथ तो हर्ष ने भी दिया था, इसलिए तंश को अब जिंदल खानदान के हर एक सदस्य से नफरत थी। वो हर्ष से नजर फेर लेता है और कार खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, पर अमायरा वहां पहले से ही बैठी थी। अमायरा तंश को रोकते हुए बोली, अंडस्को, तुम उधर बैठो, मैं ड्राइव करूंगी। तंश गुस्से में बोला, अंडस्को, मेरा मरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।
इस वक्त चुपचाप किनारे बैठो। अमायरा स्ट्रिंग व्हील को पकड़कर बैठ गई। उसने हटने से इनकार कर दिया। तंश हर्ष को यहाँ देखकर पहले ही गुस्से में था। उसने बहुत ही मुश्किल से अमायरा को हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। पर अमायरा शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही थी, इसलिए वो सीधा तंश की गोद में ही आकर बैठ गई और ड्राइविंग करने की जिद करने लगी। तंश उसे संभालते हुए कार को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। हर्ष बस उसकी जाती हुई कार को देखता रह गया। उसने गुस्से में वही बगल में खड़ी एक कार को जोर से किक मारा। डैम इट कहते सुबह हर्ष गुस्से में अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिंदल इस वक्त स्टडी रूम में बैठे हुए थे। उनके सामने इस वक्त कई सारी फाइल्स रखी हुई थी। वो एक फाइल को उठाते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। उसमें तंश की तस्वीर थी, जब वह आर्मी में था तब की। वह तंश की तस्वीर पर हाथ फेरते हैं, तभी उसमें से एक और तस्वीर निकलती है। वह किया जी के सबसे बड़े बेटे की तस्वीर थी, जिसे सभी लोग मरा हुआ समझते थे। मिस्टर जिदल उस तस्वीर को देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बोलते हैं, अंडरस्कोप, तुम्हारे उसे वादे ने देखो आज क्या कर दिया है। उस वक्त अगर तुम अपनी जिद पर ना अड़े होते हैं और मेरी बात मान लेते तो आज सब ठीक होता। इतना कहते ही मिस्टर जिंदल उस तस्वीर को उल्टा करके रख देते हैं। फिर अपने माथे को मसलकर आज जो हुआ उन सब के बारे में सोचने लगे। उन्होंने खुद से कहा, अंडरस्कोप, मुझे नहीं लगता तंश खुद से कभी वापस आएगा। मुझे अमायरा से बात करनी होगी। ऐसे ही मैं तंश को जाने नहीं दे सकता। वह इस खानदान का बेटा है। मिस्टर जिंदल स्टडी रूम में ही थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह रूम में जाकर मिसेज जिंदल का सामना कर सके, क्योंकि मिसेज जिंदल जिद कर रही थी कि तंश को घर वापस लाया जाए। पर मिस्टर जिंदल जानते थे कि अब तंश को घर वापस लाना नामुमकिन था और इस नामुमकिन काम को केवल अमायरा ही मुमकिन बना सकती थी। इसलिए मिस्टर जिंदल अमायरा से मिलने का प्लान बना रहे थे। वही किया जी अपने रूम में थी। वह बहुत खुश थी। यश भी वहीं पर था। यश तो अमायरा के ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसने मन में कहा, अंडरस्कोप, तंश का सब कुछ उससे छिन चुका है। बस अमायरा ही उसके पास बची है। मुझे कैसे भी करके अमायरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और उसे अपने प्यार के जाल में फंसना होगा। एक बार अमायरा मेरे प्यार के जाल में फंस जाएगी तो मैं उसे अपना बना लूंगा। फिर तंश अकेला रह जाएगा। उसे टूटे हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा। कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। किया जी मुस्कुराते हुए कुछ सोच रही थी। उन्होंने एकदम ही यश से कहा, अंडरस्कोप, यश, तुम्हें अमायरा के साथ प्यार का नाटक करना होगा। उसे कैसे भी करके अपने जाल में फांसाओ। ये सुनकर यश हैरान हो गया। तो किया जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्कोप, ये बहुत जरूरी है। मुझे जिंदल खानदान की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन उस चालक अमायरा ने 50% प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। कहकर वो गुस्से से दीवार को देखने लगी। वही यश के होठों पर तो मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरी तरफ तंश बहुत ही मुश्किल से अमायरा को अपने प्राइवेट विला लेकर पहुंचा। उसने अमायरा को रूम में छोड़ दिया। फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए वह अपनी कोट को उतारने लगा। अमायरा एक जाना पहचाना रूम देखकर आंखें छोटी कर लेती है। धीरे धीरे उसे कुछ चीज जैसे ही याद आई, वो गुस्से में आग बबूला हो गई। ताश अपनी शर्ट को निकालते हुए बेड की तरफ जाने लगा। अब उसे थोड़ा हल्का फील हो रहा था। वह जैसे ही बेड पर बैठता, अमायरा गुस्से में उसे धक्का देकर बोली, अंडरस्कोप, अब दूर रहो मुझसे। आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है ना। अभी तुम मेरे बेड पर नहीं सो सकते। तुम रूम से बाहर जाओ। उसके अचानक धक्का देने से तंश हैरान हो जाता है। उसकी थकावट एकदम से गायब हो गई। वो अपनी काली गहरी आंखों से उस डांटते हुए बोला, अंडरस्कोप, वाइफी, परेशान मत करो मुझे, अभी सोना है। अमायरा हंसते हुए बोली, अंडरस्कोप, मेरी रातों की नींद उड़ाकर तुम कैसे चैन की नींद सो सकते हो। मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल नहीं सुलाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। नशे के कारण वह लड़खड़ा रही थी, पर उसे याद आ चुका था कि तंश किसी और से शादी कर रहा था। तंश के सर में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने सर को मसलते हैं और शांति से इस बार अमायरा को समझने की कोशिश करता है। अंडरस्कोप, वाइफी, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। और तुमने कहा था ना, तुम मुझे एक मौका दोगी। अमायरा लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गई। वह नशे में थी, लेकिन उसे अभी भी दर्द हो रहा था अपने दिल में। उसने इतनी नजर झुकाते हुए अपनी भारी गले से कहा, अंडरस्कोप, तुम्हें पता है मुझे सेकंड चीज बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। ये सुनते तंश, जिसके सर में दर्द हो रहा था, वह अचानक ही अपनी जगह पर जम गया। उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी होने लगी। उसकी गहरी आंखें अमायरा पर टिक चुकी थी। तो अमायरा आगे बोली,
अंडरस्कोर, मैंने आज तक कभी भी सेकंड चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। तंश बिस्तर पर बैठता है और अमायरा को एकदम से अपनी तरफ खींचते हुए उसके गालों को दबाते हुए गुस्से में पूछता है, अंडरस्कोर, साफ साफ कहो अमायरा, कहीं तुम मुझे फिर से छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही हो। अमायरा उसे खुद से दूर करके बोलती है, अंडरस्कोर, तुम कितना ज्यादा गुस्सा करते हो और फालतू की चीज सोचते रहते हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, तुम बहुत ओवरथिंकिंग करते हो। पर अभी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। डैडी ससुर ने बिल्कुल सही कहा था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम मेरे साथ क्यों रहोगे। तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास जाओ और छोड़ो मुझे। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो जाती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तंश 5 मिनट तक शांत रहता है, लेकिन वह अब शांत रहा नहीं रह पाता। उसने अमायरा के गालों को पकड़कर उसके होठों पर होंठ रखकर कहा, अंडरस्कोर, मैं मर जाऊंगा। कंटिन्यू।